वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक लाए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। और मैं मॉनेटरी पॉलिसी में आपको दो टूल्स पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी पीसीएस का, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर हर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीआरआर और एसएलआर आपने सुना होगा बहुत बार, हमेशा अक्सर न्यूज़ में आप देखते होंगे। तो ये सीआरआर एसएलआर क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फैक्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो छूटे ना, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, फिर आप बहुत कंफर्टेबल जोन में रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए इसका दो टूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का दो टूल्स पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सीआरआर। आपने सुना होगा सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर। एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर, है ना। ये किसका टूल्स है? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है। हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया कि इसका सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सीआरआर कैसे काम करता है, एसएलआर कैसे काम करता है। एक पहला चीज दिमाग में आप ये रखिएगा मोटा मोटी, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आरबीआई जारी करता है, ये भारत सरकार जारी नहीं करता है। तो आरबीआई का एक कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी इसको बोलते हैं। और यही कमिटी क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स में चेंजिंग कर कर एक पॉलिसी बनाता है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्यतः उद्देश्य ये होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ये सब भी उद्देश्य होता है। लेकिन मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है, इन्फ्लेशन को क्या करना, कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल ये इसी टूल्स के माध्यम से करता है। उसी टूल्स में मैं आपको दो टूल्स को बता रहा हूं। दो तरह का टूल्स होता है, एक डायरेक्ट टूल्स होता है, एक इनडायरेक्ट टूल्स होता है। और ये डायरेक्ट टूल्स में आता है, सीआरआर और एसएलआर, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि ये सीआरआर का यूज करके, एसएलआर का यूज करके इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। आम बोलचाल में आप समझ लीजिए, जो महंगाई होता है आपको मार्केट में देखने को मिलता है, उस महंगाई को इस टूल के माध्यम से कैसे कंट्रोल करता है। तो आपने ये समझ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पूरे विश्व में कोई भी कंट्री जारी करता है तो उसका सेंट्रल बैंक जारी करता है, केंद्रीय बैंक जो होता है। हमारा केंद्रीय बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। इसलिए आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। हर दो महीना में आपको इसका रिपोर्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग बाई मंथली पॉलिसी भी बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बाई मंथली पॉलिसी भी बोला जाता है। चूंकि आज मैं पूरा मॉनेटरी पॉलिसी और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज वो नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मेरा उद्देश्य है सीआरआर और एसएलआर आपको अच्छे से समझा देना, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहले सीआरआर पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एसएलआर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सीआरआर, है ना। ठीक है, सीआरआर मैंने बता दिया आपको फुल फॉर्म, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब देखिए, पहला फैक्ट तो आप ये याद रखिएगा कि सीआरआर की चर्चा किस एक्ट में मिलती है। तो आपको मैं बताऊं, सीआरआर की चर्चा आरबीआई एक्ट 1934 में मिलता है। मतलब आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है, उसमें सीआरआर का चर्चा मिलता है। कहां पे मिलता है? तो आप याद रखिएगा एक पॉइंट तो ये कि सेक्शन नंबर 42 क्लॉज 1, याद रखिएगा सेक्शन नंबर 42 क्लॉज 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन नंबर 42 क्लॉज 1 आरबीआई एक्ट 1934, इसमें सीआरआर की चर्चा मिलती है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सीआरआर किस सेक्शन में आता है। तो सेक्शन नंबर 42 किस एक्ट में आता है? तो आरबीआई एक्ट 1934। तो इसी एक्ट का सेक्शन होता है। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, लेकिन एक्ट में क्या पढ़ा जाता है? अनुच्छेद, आर्टिकल नहीं, उसमें सेक्शन पढ़ा जाता है। सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा, है ना। तो धारा नंबर 42 क्लॉज 1 आरबीआई एक्ट में आता है, आरबीआई अधिनियम 1934 में। एक तो ये आप समझ में आया। अब समझिएगा सीआरआर क्या होता है ना। कैश रिजर्व रेशियो, नाम पे जी, कैश रिजर्व रेशियो। कोई भी जो बैंक होता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है,
वो अपना कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आरबीआई, ये आरबीआई और ये बैंक। तो देखिए क्या होता है, बैंक को अपना कुछ परसेंट हिस्सा, है ना, कुछ परसेंट हिस्सा क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और ये परसेंट डिसाइड कैसे होता है, तो ये परसेंट डिसाइड कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो परसेंटेज होता है, इसी परसेंटेज को हम लोग सीआरआर बोलते हैं। जैसे वर्तमान में सीआरआर जो है वो है 4.5%, 4.5% क्या है सीआरआर। मतलब बैंक अपने कितना इनकम का 4%, 4.5% रखेगा आरबीआई के पास। तो आप समझिएगा, बैंक अपना एनडीटीएल का, याद रखिएगा, बैंक अपना एनडीटीएल का 4.5% कैश के रूप में आरबीआई के पास क्या रखेगा, है ना, रिजर्व रखेगा। आप समझिएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कैश रिजर्व। मतलब बैंक अपना कैश को आरबीआई के पास क्या रखता है, रिजर्व रखता है। और रेशियो, किस रेशियो में, कितना परसेंट, तो 4.5%। ये चेंज होते रहता है ना, ये चेंज होते रहता है। हो सकता है हर 2-2 महीना में चेंज हो जाए, हो सकता है साल में चेंज हो सकता है 5 साल में चेंज हो। ये डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के ऊपर, वो कब चेंज करना चाहे। ठीक है, अब समझिएगा, एक यहां पर टर्म आपको मिला क्या, एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं अपना टोटल इनकम का, आप बोल सकते हैं क्या, टोटल इनकम का। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं एनडीटीएल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टोटल इनकम क्या बता रहा हूं, मान लो एक बैंक का टोटल इनकम है 100 रुपया, तो 100 रुपया का 4.5% इसको आरबीआई के पास क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 100 रुपया का कितना, 4.5, तो कितना हो गया, 4.5%, 4.5 रुपया। मतलब 100 रुपया में ये 4.5 रुपया कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एनडीटीएल। अगर आप, चलिए मैं आपको एनडीटीएल शॉर्ट में समझा देता हूं क्या होता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए एनडीटीएल क्या होता है। पहला चीज तो आप एनडीटीएल को फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। एनडीटीएल को हम लोग बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम बोलिए या फिर टर्म लायबिलिटी। तो एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये क्या होता है, तो समझिएगा, डिमांड जो होता है, डिमांड जो होता है, सॉरी डिमांड नहीं, डिपॉजिट। डिपॉजिट जो होता है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना, है ना। डिपॉजिट हम लोग करते हैं ना, कैश डिपॉजिट करते हैं ना, तो डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो डिपॉजिट दो तरह का होता है, डिपॉजिट दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक को हम लोग कहते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट। एक को क्या कहते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट, एक को कहते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है डीडी, याद रखिएगा। अब मैं शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, डीडी। इसको बोलते हैं टीडी। क्या हो गया, टीडी, क्लियर है ना। अब समझिएगा, बैंक में हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। दो तरह का डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट। तो इस दोनों में क्या अंतर होता है, तो समझिएगा, ऐसा डिपॉजिट जब भी आप पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, और जब भी आपको जरूरत हो आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम वाइम नहीं है। जब आप डिमांड कर दीजिएगा आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट में मानिए 10,000 रुपये रखा है, अब आपको लग रहा है कि हमको 5 शेयर अभी तुरंत जरूरत है, तो आप 5 शेयर रुपये जाके बैंक से ले लीजिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। मतलब जब कस्टमर डिमांड करे और उसके डिमांड पे उसको क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, कुछ टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड होने के बाद ही आप इस पैसे को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। या फिर इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, इसलिए टाइम या टर्म, है ना। तो उस टर्म एंड कंडीशन के पूरा होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल है, तो समझिएगा, डिमांड डिपॉजिट में 2 अकाउंट आ जाता है। एक तो आ जाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है, अगर आपका करंट अकाउंट है, ये बिजनेसमैन लोगों का होता है जो व्यापार करते हैं, तो करंट अकाउंट में जितना भी पैसा आपके पास जमा है वहां पे आप जब चाहिए वहां से क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। और दूसरा सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट।
अब देखिए सेविंग, जैसे अमूमन हम लोग के पास सेविंग अकाउंट होता है, अपना आप सेविंग क्या करते हैं वहां पे जमा करते हैं। लेकिन जब आपको नीड होता है, मान लीजिए अभी आपको 5,000 रुपये का जरूरत है, मुझे 5,000 रुपये का जरूरत है, मैं अभी क्या करूंगा, एटीएम जाऊंगा और अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करूंगा और वहां से क्या करूंगा, एटीएम से पैसा निकाल लेंगे। तो आप समझिएगा, तो आप जब डिमांड करते हैं आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। या फिर आप बैंक जाते हैं, बैंक से क्या करते हैं, पैसा उठा के लाते हैं। तो ऐसा तो नहीं एटीएम में आज गए और एटीएम कार्ड डाले, वो बोले कि नहीं 5 दिन बाद पैसा निकालना, ऐसा तो नहीं होता। तो जब आप डिमांड करते हैं आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो याद रखिएगा डिमांड डिपॉजिट में 2 अकाउंट आता है, करंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। टर्म डिपॉजिट में भी 2 अकाउंट आता है, कौन कौन सा, एक तो आ जाता है फिक्स्ड अकाउंट और एक आ जाता है रिकरिंग अकाउंट। एक आ जाता है फिक्स्ड अकाउंट, एक आ जाता है रिकरिंग अकाउंट। इसी को आप बोलते हैं ना फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। आपने एफडी के बारे में सुना होगा, मतलब आप बोल सकते हैं इसको एफडी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, आरडी बोल सकते हैं, है ना। तो फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि यहां पे आप क्या करते हैं, अपना पैसा देकर के फिक्स कर लेते हैं कि इतने साल का मेरा मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, इतना साल जैसे पूरा होगा फिर वो पैसा हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और रिकरिंग डिपॉजिट में भी वही होता है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में बेसिक अंतर ये होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, एक मुश्त पैसा आप क्या करते हैं, जमा करते हैं। जबकि रिकरिंग डिपॉजिट में ये सुविधा रहता है, आप महीना या जैसे आपका सुविधा बने उस हिसाब से आप उस पैसे को क्या कर सकते हैं, जमा। जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख का एफडी किया, वो एक बार में 1 लाख रुपया दे दिया। लेकिन अगर आप 1 लाख का रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 10,000 रुपया महीना करके ऐसे बांध दीजिएगा कि हम 10,000 करके तुमको क्या कर देंगे, 1 साल में पैसा दे देंगे, वो जैसे दे। लेकिन इसका पैसा आप तुरंत नहीं निकाल सकते, जब आप डिमांड करेंगे तो नहीं निकाल सकते, इसका एक टाइम होता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं हम लोग, टाइम डिपॉजिट। ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा, मान लेते हैं फॉर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि करंट अकाउंट में मान लेते हैं कि 100 रुपया डिपॉजिट हुआ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में 100 रुपया डिपॉजिट हुआ। सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 50 रुपया निकला, है ना, 50 रुपया सेविंग अकाउंट में निकला। मैं एक दिन का बात कर रहा हूं। फिक्स्ड डिपॉजिट में मान लीजिए किसी का 100 रुपया जमा हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट पे किसी का मैच्योरिटी पीरियड हो गया तो 50 रुपया निकला, समझिएगा। करंट अकाउंट में 100 रुपया जमा हुआ, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, फिक्स्ड अकाउंट जो होता है उसमें 100 रुपया जमा हुआ, तो 100 कितना हो गया, मैं यहां लिख देता हूं 200, कितना हो गया 200। तो 200 रुपया क्या हुआ, जमा हुआ। निकला कितना, तो देखिए यहां से रिकरिंग अकाउंट से 50 रुपया निकला और सेविंग अकाउंट से 50 रुपया निकला, तो कितना हो गया 100 रुपया निकल गया ना। आप समझ रहे बात को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि करंट अकाउंट में 100 रुपया जमा किया मान लीजिए कोई कस्टमर, और सेविंग अकाउंट से कोई कस्टमर 50 रुपया निकाला। फिक्स्ड अकाउंट से 100 रुपया जमा किया फिक्स्ड अकाउंट में, और रिकरिंग अकाउंट से कोई 50 रुपया निकाला। मतलब 200 रुपया जमा हुआ और 100 रुपया क्या हुआ, निकाला गया बैंक से। तो बचा कितना 100 रुपया। तो ये 100 रुपया कहलाएगा बैंक का एनडीटीएल। ये नेट डिमांड, इसलिए नेट है ना, नेट ऐसे भी आप कहीं भी नेट निकालते हैं तो नेट में क्या होता है, डिप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। वो मैं आपको जब जीडीपी वगैरह पढ़ाऊंगा तो फिर डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये समझिएगा। तो जो नेट निकला, कितना निकला 100 रुपया, क्योंकि 200 रुपया जमा हुआ लेकिन 100 रुपया निकल भी गया ना, इसलिए बचा कितना 100 रुपया। तो 100 रुपया उस बैंक का उस दिन का क्या होगा, एनडीटीएल होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। समझ में, नेट डिमांड क्योंकि डिमांड डिपॉजिट देखा गया और टाइम ये वाला है ना, इसलिए इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्लियर है ना। तो इसको बोलते हैं एनडीटीएल। तो आम भाषा में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, कुल जमा, टोटल डिपॉजिट, है ना। ऐसे दिमाग में रखिएगा, क्या कुल जमा। टोटल डिपॉजिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो निकल जा रहा है उसको माइनस कर दे रहे हैं, और जो जमा हो रहा है उसको, है ना। तो आम बोलचाल में टोटल, मेरे ख्याल से एनडीटीएल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सीआरआर जो होता है, सीआरआर में बैंक को क्या करना पड़ता है, कैश के रूप में क्या करना पड़ता है। सीआरआर मैंने आपको बताया था कि जैसे आरबीआई है, ये बैंक है, बैंक को अपना कुछ परसेंट, कितना परसेंट, 4.5%, चूंकि अभी वर्तमान में 4.5% है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 महीना बाद देखिए, उस समय हो सकता है रेट चेंज हो जाए, तो याद रखिए ये रेट चेंज होते रहता है, ठीक है। तो 4.5% है, तो बैंक को अपना 4.5%, क्या चीज का 4.5% बताइए, एनडीटीएल का। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। एनडीटीएल क्या होता है, वही टोटल डिपॉजिट, दिमाग में रखिए क्या है, टोटल कुल जमा,
तो बैंक अपना कुल जमा का टोटल डिपॉजिट का 4.5% का रखता है आरबीआई के पास। अब एक चीज समझिएगा, टोटल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था कि बैंक का मान लीजिए एनडीटीएल 100 रुपया, तो 100 रुपया कितना 4.5% ये आरबीआई के पास रखेगा। अब सवाल ये बनता है कि इस टूल्स के माध्यम से आरबीआई इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करता है, एक सवाल है। तो अब देखिएगा, यही आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा। फैक्ट तो ये पूछेगा कि किस सेक्शन में आता है, किस एक्ट में आता है, तो सेक्शन 42 क्लॉज 1 एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। लेकिन सवाल ये पूछेगा कि एक स्टेटमेंट पूछ देगा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो आरबीआई सीआरआर के माध्यम से इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकता है, सीआरआर का रेट को बढ़ाकर या सीआरआर का रेट को घटाकर। ये आपको जवाब देना है। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन क्यों होगा, डिमांड के कारण हो सकता है। और अगर डिमांड के कारण इन्फ्लेशन होगा, इसका मतलब पैसा, मनी सप्लाई, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो जो लिक्विडिटी है, मनी सप्लाई जो है, पैसा जो है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को दे रहा है। देखिए, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, डिमांड के कारण हो रहा है। और डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसा है हाथ में। हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं। कल मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर डिमांड क्या होगा, डिमांड भी खत्म हो जाएगा ना, तब मैं सोच समझ के खर्च करूंगा। तो आप एक बात समझिएगा, जब भी मार्केट में पैसा ज्यादा रहता है तो आरबीआई पैसा को सक कर लेता है, उस मनी को क्या कर लेता है, उस लिक्विडिटी को सक कर लेगा, सोख लेगा, मतलब वो अपने पास खींच लेगा। और जब भी पैसा मार्केट में कम है तो वो मार्केट में क्या करेगा, मनी सप्लाई कर देगा, मतलब फ्लो कर देगा पैसा का। बात समझ में आ रहा है। इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनता है ये मॉनेटरी से जुड़ा हुआ है, मौद्रिक मतलब पैसा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पॉलिसी का क्या नाम है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने आपको क्या बताया, इस पॉलिसी के माध्यम से क्या करता है आरबीआई, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो पैसा को सक करेगा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब डिमांड कम है, डिमांड बढ़ाना है, डिफ्लेशन का स्थिति आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, पैसा का फ्लो करेगा, मनी क्या करेगा, सप्लाई है ना, मनी सप्लाई क्या कर देगा, एकदम तेजी से बढ़ाएगा। समझिए कैसे, मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कि इन्फ्लेशन क्या है, यहां पे मैंने एग्जांपल दिया कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, आरबीआई को क्या करना, अपना सीआरआर के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कैसे करेगा, तो सीआरआर के माध्यम से इन्फ्लेशन को क्या कैसे कंट्रोल करेगा, सीआरआर का रेट को बढ़ाकर, याद रखिएगा, सीआरआर को इंक्रीज कर कैसे, समझिएगा। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपया, तो बैंक अपना 4.5 रुपया किसको दे दिया, आरबीआई को। याद रखिएगा, आरबीआई के पास जो ये 4.5 रुपया पहुंचा, आरबीआई इस पैसे को खर्च नहीं करता है, इस पैसे को मार्केट तक नहीं आने देता है, इसको रिजर्व करके रखता है अपने पास, और ना ही इस पैसे में कोई इंटरेस्ट देता है। एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है एग्जाम में, क्या सीआरआर पे रखा हुआ जो पैसा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, सीआरआर का रखा हुआ पैसा आरबीआई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, 100 रुपया का 4.5 रुपया इसके पास आ गया, मतलब इसके पास कितना बचा बैंक के पास, तो बैंक के पास बचा 95.5 है ना, क्लियर है, 95.5 रुपया बचा बैंक के पास, क्लियर, क्योंकि 4.5 रुपया वो क्या कर दिया वहां पे, है ना। अब बताइए, ये 95.5 रुपया को मार्केट में क्या करेगा, बैंक लोन में लगाएगा ना, तो इससे क्या हो रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आरबीआई को लग रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, अब मनी को क्या करना, सक करना, तो वो क्या करेगा, सीआरआर का रेट को बढ़ा देगा। अब मान लीजिए सीआरआर का रेट को बढ़ाकर 4.5 से बढ़ाकर अचानक से कर दिया 6%, कितना कर दिया, 6%। तो अब बताइएगा, जब 6% का रेट हो जाएगा, अब बैंक को अपने एनडीटीएल का कितना रखना पड़ेगा, 6% रखना पड़ेगा ना। तो बैंक अपने एनडीटीएल का 6%, मान लीजिए 100 रुपया है, तो अब ये 6 रुपया रख दिया आरबीआई के पास, बचा कितना बैंक के पास, 94 रुपया। बात समझिएगा, अभी बैंक के पास 95.5 रुपीज बचा था, अब बैंक के पास कितना हो गया, 94 रुपया। इसका मतलब अभी 1.5 रुपया क्या हो गया, मार्केट से सक हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है, 1.5 रुपया मार्केट से क्या हो गया, सक हो गया, मतलब सोख लिया। तो अब बताइए, बैंक पहले 95.5 रुपया मार्केट में लोन लगा सकता था, लेकिन चूंकि कुछ पैसा आरबीआई और ले लिया, अब बैंक कितना लोन लगा सकता है, 94 ही लगा सकता है ना। इसका मतलब मार्केट में 94 ही रुपीस तो जा पाएगा।
तो कुछ रुपीस को क्या कर लिया, सक कर लिया ना, जिससे डिमांड क्या होगा, कम होगा। ये तो मैं बस 100 रुपये और 94 का एग्जांपल दे रहा हूं, ये कई करोड़ में होता है, ये कई करोड़ में होता है। तो ये बस एग्जांपल के लिए मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं 100 रुपये का। ये क्लियर है ना? तो ये चीज दिमाग में आपके बैठ गया होगा। फिर भी दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, कोई डाउट होगा तो बेहिचक पूछिएगा, सवाल जितना पूछना आप पूछ सकते हैं। देखिए ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर लग रहा है कि इससे कंट्रोल नहीं हो, और बढ़ा देगा, है ना, और बढ़ा के हो सकता है 6 से 7% कर दे। 7% कर देगा तो बैंक के पास फिर 93 रुपीज बचेगा। 7 रुपये सक कर लिया मार्केट से, है ना, तो अब 93। क्लियर है चीज? अब एक बात समझिएगा, अगर डिफ्लेशन का स्थिति आ गया, मतलब इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा नीचे, अब इतना नीचे आ रहा, मंदी का स्थिति आ गया, अब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, लोग के पास पैसा ही नहीं है, तो अब आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को क्या कर देगा, घटा देगा। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इन्फ्लेशन होगा तो सीआरआर को बढ़ाएगा, और अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा, डिफ्लेशन होगा, तो सीआरआर को क्या करेगा, घटाएगा। कैसे, अब समझिएगा। अब बैंक के पास 94 रुपीज है, अब बैंक क्या कर रहा है, दे ही नहीं पा रहा, मतलब लोन ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा, बैंक ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहा मार्केट में। तो अब लग रहा है आरबीआई को नहीं, डिफ्लेशन की स्थिति ना आ जाए, मंदी का स्थिति नहीं आ जाए, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे, अब क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए सीआरआर को क्या कर देगा, तो बढ़ाने के लिए सीआरआर को घटा देगा। और मान लेते हैं ये घटाकर एकदम ले आए 2% पे। कितना ले आए, 2% पे। अब एक बात बताइए, सीआरआर को घटा के सीआरआर का रेट 2% हो जाए, तो आप बताइए बैंक का जो एनडीटीएल है 100 रुपया, अब 100 रुपया में 98 रुपया बैंक के पास बचेगा ना। अभी तो देखो कितना बच रहा था, 94 बच रहा था, 4 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, 4 रुपया एक्स्ट्रा आ गया ना। अब 4 रुपया मार्केट में क्या करेगा, लगा देगा लोन। ये क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से, क्लियर हो गया होगा, है ना, बात समझ में आया आपको। इन्फ्लेशन होगा, बस दिमाग लगाना, इन्फ्लेशन होगा, मान लो महंगाई बढ़ रहा है, आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा तो डिमांड के कारण हो रहा है। तो डिमांड क्यों हो रहा है, लोग के हाथ में पैसा है, और पैसा को सक करेगा आरबीआई कैसे, सीआरआर का रेट को बढ़ाकर, क्योंकि बैंक के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो बैंक लोन कहां से लगाएगा, मार्केट में लगाएगा कहां से। जब डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब महंगाई घट रहा है और उस समय डिमांड कम हो रहा है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये स्पष्ट हुआ, ये स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है। फैक्ट्स आपको याद रखते चलना है ना। सीआरआर इस सेक्शन में आता है, इसका रेट वर्तमान में ये 4.5% है ना, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से, आप ये बना लीजिएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए कुछ फैक्ट्स को समझिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि सीआरआर में रखा हुआ, सीआरआर में जो आरबीआई पैसा रखता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है। तो याद रखिए, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है सीआरआर के द्वारा, सीआरआर में जो पैसा रखा हुआ। एक और फैक्ट याद रखिएगा इसमें, कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें कुछ नियम था पहले। क्या नियम था, नियम यह था कि किसी भी हालत में आरबीआई सीआरआर को 3% से नीचे नहीं कर सकता था और 15% से ऊपर नहीं कर सकता था। बात समझिएगा, है ना। क्या कि आरबीआई सीआरआर को 3% से नीचे नहीं कर सकता था और 15% से ऊपर नहीं कर सकता था। मैं क्या बोल रहा था, इसका मतलब अब कुछ और होगा, अब कुछ और हो गया। समझिएगा, 2006 में आरबीआई एक्ट में संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई एक्ट जो है 1934 का। इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन करके यह नियम बना दिया गया 2006 में कि अब ये जो लोअर जो बताया गया था 3% से नीचे नहीं जा सकता है, और जो अपर सीलिंग था 15%, इस दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अब सीआरआर क्या हो गया, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो 0% भी हो सकता है या 100% भी हो सकता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सीआरआर का अब कोई लिमिट जो था वो हटा दिया गया। कब से हटाया, तो आप बता दीजिएगा, 2006। कब हटाया, 2006। किस एक्ट में अमेंडमेंट किया, तो आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया। ये क्लियर है आप लोग को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3%, 15%,
या ऐसे ही पूछ सकता है कि 2006 से पहले सीआरआर को कितना कम कर सकता था, तो 3%, कितना बढ़ा सकता था, तो 15%। ये क्लियर है? चलिए, तो ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा, 2006 में ये अमेंडमेंट किया गया। क्लियर है? तो कैश रिजर्व रेशियो है ना, इससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझिएगा एसएलआर क्या होता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसको कहते हैं। सीआरआर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एसएलआर क्या होता है उसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे कि एसएलआर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझने में दिक्कत आता है, कोई भी ऐसा टॉपिक है हौच-पौच लगता है, आप कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दूंगा, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। क्या है? एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या होता है समझिएगा, इसमें भी अच्छा पहला चीज तो ये समझिए इसकी चर्चा कहां मिलती है। तो इसकी चर्चा आरबीआई एक्ट में नहीं मिलती है। तो इसकी चर्चा कहां मिलती है? तो इसकी चर्चा सेक्शन नंबर 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद रखिएगा। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीआर एक्ट 1949। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीआर एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो याद रखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन नंबर, धारा नंबर 24 याद रख लीजिएगा। धारा नंबर 24 में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की चर्चा मिलती है, एसएलआर की चर्चा मिलती है। याद है? क्लियर? तो याद रखिए सीआरआर का चर्चा आरबीआई एक्ट में, इसका चर्चा बीआर एक्ट 1949 में। ओके, दूसरा चीज आप ये समझिएगा, इसमें भी वही चीज है, इसके माध्यम से भी आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या नियम है समझिएगा, इसमें कितना रुपया या कितना क्या रखना पड़ता है इसको समझिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो बैंक होता है, बैंक अपना एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा, है ना, बैंक अपना एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा, चलिए मैं ये आपको होमवर्क देता हूं, एसएलआर वर्तमान में कितना है ना, एसएलआर वर्तमान में कितना परसेंट है, चलिए आपको होमवर्क। तो कुछ परसेंट हिस्सा है ना, आरबीआई बैंक जो है खुद के पास, याद रखिएगा ये अंतर है। सीआरआर में क्या होता था कि जो परसेंट सीआरआर होता था उसका वो परसेंट हिस्सा किसके पास रखना पड़ता था? बैंक के पास रखना, सॉरी आरबीआई के पास रखना होता था। लेकिन यहां पे एसएलआर में क्या होता है? बैंक खुद के पास ही रखता है। क्या? एसएलआर को खुद के पास किस रूप में रख सकता है? इन द फॉर्म ऑफ, वहां पे मैंने आपको बताया था सीआरआर किस फॉर्म में रहता है? तो कैश के फॉर्म में रहता है। एसएलआर किस फॉर्म में रहता है? तो 3 फॉर्म है इसका। किस किस फॉर्म में रह सकता है? एक तो कैश के फॉर्म में रह सकता है, एक गोल्ड के फॉर्म में रह सकता है, और एक उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना, जीसेक, है ना। याद रखिएगा एसएलआर 3 फॉर्म में रहता है, कैश के फॉर्म में रह सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रह सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रह सकता है। कैश गोल्ड तो आप समझते ही होंगे। यहां पे प्रॉब्लम बहुत लोग आता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एसएलआर जो होता है वो बहुत ज्यादा रहता है ना। अब देखिए कितना, मैंने तो होमवर्क दे दिया इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, है ना। देखिए क्या 18% है या 18.5 या 19 है, ऐसे कुछ होगा, है ना, देखिएगा, है ना। तो वो ज्यादा रहेगा, सीआरआर से बहुत ज्यादा रहता है। एसएलआर जब बढ़ता है तो बैंक उतना नहीं चिल्लाता, लेकिन सीआरआर जब बढ़ता है तो बैंक बहुत चिल्लाता है। बैंक बोलता है बेकार बढ़ा दिया, है ना, गुस्सा करता वो। बैंक नहीं चाहता कि सीआरआर बढ़े, क्योंकि उसका कैश क्या हो जाता है? पूरा रिजर्व हो जाता है। जबकि एसएलआर बढ़ने से बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है समझिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 रूप में होता है, बिल और बॉन्ड के रूप में। ऐसे मैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तो बिल और बॉन्ड पढ़ाऊंगा क्या होता है। अभी आप ये समझिएगा, जीसेक जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि
भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इसको पैसे की आवश्यकता है। तो भारत सरकार का बैंक कौन है बताइए? तो भारत सरकार का बैंक होता है आरबीआई, है ना। तो जो सेंट्रल बैंक होता वो भारत सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा एक काम करो, मार्केट से हमको 100 रुपया निकाल के दो, है ना, उठा के दो, हमको लोन की आवश्यकता है। तो आरबीआई जो है ये जाएगा कहाँ? मार्केट में। अब मार्केट में मतलब बैंक के पास जाएगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि एक काम करो 100 रुपया हमको दे दो, भारत सरकार को जरूरत है। अब बैंक बोलेगा कि वो तो ठीक है, लेकिन सरकार का नाम नरेंद्र मोदी ना हो करके नीरव मोदी हो जाए तो, समझ पा रहे बात, है ना। ऐसा ना हो कि मेरा पैसा लेके भाग जाए, कोई ठीक नहीं है। ऐसे बेसल नॉर्म्स अगर आप पढ़िएगा उसमें ये भी बता दिए, ये भी चेतावनी दिया है बैंकों को कि अब आप सरकार पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सरकार भी आपका पैसा क्या कर सकता है? डुबा सकता है। बेसल नॉर्म्स में ये, है ना, बताया गया। तो आप समझिएगा, तो कहीं भी लोन देना सुरक्षित नहीं है। हाँ, सरकार को लोन देना तुलनात्मक सुरक्षित होता है बाहर में, मार्केट की तुलना में, है ना। तो खैर, तो फिर भी बैंक बोलेगा ठीक है हम तो पैसा देंगे, लेकिन इसके बदले क्या चाहिए? सिक्योरिटी। आप जब लोन लेने जाते हैं, जब आप सिक्योर्ड लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या, आपका शकल देख के लोन दे देता है? आपको होम लोन का जरूरत है तो क्या बोलेगा? हमको दे दो, मेरा चेहरा अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? मॉर्गेज रखना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी रखना पड़ता है कि जमीन का कागज आप रख रहे हैं, है ना, कुछ गिरवी रख रहे हैं, तो उसके एवज में आपको क्या मिलता है? लोन मिलता है। वैसे ही सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक सिक्योरिटी रखना पड़ता है और उसी सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी वो कागज का टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि अब कागज में नहीं आता, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने लगा। ई कुबेर एक प्लेटफॉर्म है, वहीं से ये खरीद बिक्री होता है बिल और बॉन्ड का। तो आप समझिएगा, तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये उतना रुपया होता है। उस सिक्योरिटी को आप कहीं भी भजा सकते हैं, कहीं भी उसको बेच सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं? कैश को हासिल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का क्या होता है? भरोसा होता है, वो सिक्योरिटी होता है। तो याद रखिएगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास। तो देखिए होता क्या है, मैंने क्यों बोला कि एसएलआर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, और एसएलआर को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्यों? देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा कैश और गोल्ड बहुत कम रखता है और क्या रख देता है? एसएलआर के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख दिया। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक के पास है, इसके एवज में बैंक ने क्या किया? गवर्नमेंट को पैसा दिया। गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट क्या करता है? इसके बदले इंटरेस्ट देता है बैंक को। तो एक तो फायदा बैंक को यह हुआ कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, जबकि वहां पे सीआरआर में रखा हुआ पैसा का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। दूसरा चीज क्या होता है कि गवर्नमेंट इस पैसे को क्या करता है? मार्केट में क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो घूम के अंततः पैसा कहां आ गया? मार्केट में ही आ गया ना। समझ पा रहे बात को कि बैंक से निकला, बैंक भी उस पैसे को मार्केट में ही लगाता, ये मार्केट में ना लगाकर सरकार को दे दिया, मतलब आरबीआई को दिया, आरबीआई सरकार को दिया और सरकार इस पैसे को मार्केट में लगा दिया। मार्केट में लगाने का मतलब क्या हो गया? सरकार को पुल बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, रेलवे बनाना है ना, कुछ बनाना है, या कोई इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है, कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, उसका रिपेयरिंग कर रहा है, किसी भी कारण से अगर वो लोन लिया तो वो क्या कर रहा है? मार्केट में, इकोनॉमी में क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। इसलिए एसएलआर को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए अब यहां पे वही चीज है, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो एसएलआर का रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो एसएलआर का रेट को बताइए, आप क्या बताइए? आप बताइए, चलिए वीडियो पॉज करके आप बताइए। जैसे सीआरआर वाला वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एसएलआर का रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो एसएलआर का रेट को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मार्केट से पैसा को क्या करेगा? सक करेगा। और जब डिफ्लेशन होगा, है ना, और उसको क्या करना है? डिफ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? एसएलआर का रेट को क्या कर देगा? घटा देगा, कि तब ज्यादा से ज्यादा पैसा, है ना, वो मार्केट में लगा पाए। तो बस दिमाग में वही चीज रखना, सीआरआर और एसएलआर का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। क्लियर है चीज, है ना। देखिए मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो एसएलआर को बढ़ा दिया, लेकिन एसएलआर को बढ़ाने से उतना फायदा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक रख लिया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने क्या किया? इस सिक्योरिटी को रखकर पैसा उठाया, उस पैसा को अंततः कहां लगा दिया? मार्केट में लगा दिया। तो इन्फ्लेशन उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि मार्केट में फिर से पैसा आ गया। जबकि सीआरआर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कैश को ही क्या कर लेता है? आरबीआई अपने पास सोख के रख लेता है और उसके बदले कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता और वो पैसा मार्केट में भी नहीं लगता है। ये क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, एसएलआर में भी ये तो क्लियर हो गया होगा, एनडीटीएल भी आपको क्लियर हो गया। एसएलआर में क्या नियम था? तो देखिए एसएलआर में एक ये नियम था कि एसएलआर को 25% से कम नहीं कर सकता था और 40% से ज्यादा नहीं कर सकता था। तो आप एक बात याद रखिएगा,
SLR में एक नियम था कि 25% से कम नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में SLR को, और 40% से ऊपर नहीं कर सकता था। लेकिन इस नियम को भी खत्म कर दिया गया। क्या नियम खत्म हुआ, पहले ये समझिएगा। नियम खत्म कब हुआ, तो 2007 में। याद रखिएगा 2007 में BR एक्ट 1949 जो है, इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और BR एक्ट 1949 में अमेंड किया कि कब किया गया, 2007। और 2007 में ये अमेंडमेंट करके 25% वाला जो कहानी है उसको खत्म कर दिया। बोला कि अब SLR आप कोई लिमिट नीचे का नहीं रखा, 0% तक भी आप ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपर लिमिट जो 40% ये आज भी है। याद रखिएगा SLR में आप किसी भी हालत में RBI 40% से ऊपर SLR को नहीं कर सकता है, लेकिन नीचे वो कर सकता है। तो ये क्लियर है। एग्जाम में जब भी पूछेगा पहले कितना था 2007 से पहले, तो आप बता दीजिएगा 25% से नीचे SLR नहीं कर सकता था और 40% से ऊपर नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये खत्म कर दिया, कौन वाला, 25% वाला खत्म किया गया। 40% का अपर सीलिंग जो है वो आज भी है, जबकि CRR में लोअर अपर दोनों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्लियर चीज है ना, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये आपका क्या है, SLR। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। एक फैक्ट और जान लीजिए, CRR और SLR को मिलाकर जब दोनों मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, CRR और SLR को दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं, जब CRR प्लस SLR इक्वल टू क्या हो जाता है, रिजर्व रेशियो। तो कभी एग्जाम में ये टर्म आ जाए कि रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं, तो आप बता देना CRR और SLR को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व रेशियो बोलते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका CRR और SLR। कोई भी डाउट हुआ हो, कोई भी अगर दिक्कत लगा हो, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।